पृथ्वी जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी पाए जाते हैं और हमारे सौर मंडल में पृथ्वी एक ऐसी ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है जो कि जीवन को संभव रखने के लिए जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा पृथ्वी हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब हमारे पृथ्वी में खौलते हुए लावा का नदियाँ बहती थी और एक समय ऐसा भी आया जब हमारी पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये दो अलग अलग चीजें हमारे पृथ्वी में कैसे हो सकती है। लेकिन इस बात को जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। एक वक्त था हमारे सौर मंडल में जहाँ पर पृथ्वी मौजूद है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के गैसें और धूल के बादल हुआ करते थे और वैज्ञानिकों के अनुसार इस गैस के भवंडर के कई किलोमीटर दूर एक तारा हुआ करता था और वक्त के साथ इस तारा की ऊर्जा कम होते गई और इस तारा में एक विशाल विस्फोट हुई और इस विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष में मौजूद ये धूल एक दूसरे से दबने लगी और बादलों के बीच ये धूल दबाव और गर्मी के कारण उल्कापिंड और पत्थरों में बदलने लगी और इस दबाव की वजह से इस धूल के भीतर मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया और इसी ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे और इस तरह बीचों बीच में दबाव बढ़ते गई और एक वक्त ऐसा आया जब इस दबाव की वजह से एक और विशाल विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से हमारा सूर्य का निर्माण हुआ और अंतरिक्ष में मौजूद बाकी सारे एस्ट्रॉइड सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सूरज की ओर आकर्षित होने लगे और सूरज की चारों ओर परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे इन एस्ट्रॉइड के बीच में टक्कर होने लगी, जिसकी वजह से मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स जैसे प्लैनेट की उत्पत्ति हुई। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस समय थिया नामक एक ग्रह पृथ्वी का परिक्रमा करती थी और उस वक्त पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज के चारों ओर परिक्रमा करते हुए एस्ट्रॉइड भी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने लगी और करोड़ों साल तक ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी पर गिरते रहे। ठीक ऐसा ही कुछ वाकया हमारा पड़ोसी ग्रह थिया के साथ होने लगी और वक्त के साथ ये थिया ग्रह पृथ्वी के करीब आने लगी और एक वक्त ऐसा भी आया जब थिया आकर पृथ्वी से टकरा गई और इस भयानक टक्कर की वजह से थिया ग्रह का अंश कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गई और ये सारे अंश पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने लगे और इस तरह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए इन कणों के बीच टक्कर होने लगी, जिसकी वजह से चांद का निर्माण हुआ और उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समंदर हुआ करता था जो कि लावा का समंदर था और वक्त के साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा हो रही थी, जिसकी वजह से धातु यानी भारी पदार्थ पृथ्वी के सरफेस से केंद्र की ओर जमा हो रही थी और हल्का पदार्थ पृथ्वी के केंद्र से सरफेस में आने लगी और लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों का भी बरसात हुई और इस गिरते हुए उल्कापिंड में मौजूद था नमक, मिनरल और पानी और करोड़ों साल तक उल्कापिंडों की बरसात की वजह से पृथ्वी की सतह पानी से ढकने लगी। एक ऐसा वक्त था जब हमारी पृथ्वी पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट शुरू हुई। हमारे पृथ्वी का कोर रेडियो एक्टिव मटेरियल से बनी हुई है, जिसकी वजह से ये हमेशा गर्म रहती है, लेकिन पृथ्वी की सतह ठंडा होने की वजह से पृथ्वी के भीतर मौजूद ये रेडियो एक्टिव मटेरियल पृथ्वी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और ये रेडियो एक्टिव मटेरियल जब पृथ्वी के भीतर से फोर्सफुली बाहर आए तब ज्वालामुखी का निर्माण हुआ और ऐसा हुआ कि पानी से ढके हुए पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे और आने वाले हजारों सालों तक इस ज्वालामुखी का निकलने का प्रक्रिया चलता रहा, जिसकी वजह से समुद्र का ऊपर का धरातल का बनने का प्रक्रिया शुरू हुई और धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी स्टेबल हो गया और ज्वालामुखियों का भी निकलना कम हो गया। लेकिन तब पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का ही हुआ करता था और धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होने लगा और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रुप में रहने लगे। आज से करीबन 200 करोड़ साल पहले पानी के भीतर एक ऐसा जीव का निर्माण हुआ जो खुद को जीवित रखने के लिए पानी के भीतर मौजूद मिनरल और धूप का इस्तेमाल करते थे और ये जीव मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन को बाहर निकालते थे और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का निर्माण हुआ और कई हजारों साल तक इसी प्रकार पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और एक वक्त ऐसा भी आया वायुमंडल में अधिक ऑक्सीजन की मात्रा होने की वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरने लगे और इस वक्त तक हमारे पृथ्वी का सतह ठंडा होने के साथ साथ वायुमंडल ऑक्सीजन से भर चुका था, जिसके कारण जमीन पर मौजूद आयरन यानी लोहे का मिनरल समुद्र में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने लगी और इस रिएक्शन की वजह से आयरन ऑक्साइड का प्रोडक्शन हुआ, जिसकी वजह से हमारा पृथ्वी कुछ मांस के जैसा दिखने लगा था, एकदम लाल। वक्त बीतता गया और वक्त के साथ पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट के बीच में दरार होने लगी, जिसकी
वजह से पृथ्वी के भीतर कोर पर मौजूद लावा बाहर आने लगी और लावा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पृथ्वी के भीतर से एटमॉस्फेयर में आकर जमा होने लगी और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में होने की वजह से एसिड रेन की शुरुआत हुई और ये एसिड रेन कई हजारों साल तक होने लगी और इस एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और पृथ्वी में मौजूद जितने भी समंदर थे वो बर्फ में बदलने लगे और इस तरह पृथ्वी पर भयानक आइस एज आया था, जिसकी वजह से पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर पृथ्वी की सतह सूरज की किरणों को ऑब्जर्व कर लेती है, लेकिन अब पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी, जिसकी वजह से सूरज की किरणें अब ऑब्जर्व नहीं हो रही थी बल्कि ये तो रिफ्लेक्ट हो रही थी और सूरज की किरणों की रिफ्लेक्शन की वजह से पृथ्वी की सतह गर्म ना हो पाई और इसकी वजह से कई हजारों सालों तक ये आइस एज चलता रहा। और जैसे कि पृथ्वी की सतह अधिक ठंड हो चुकी थी, लेकिन पृथ्वी का कोर रेडियो एक्टिव मटेरियल से बनी हुई थी और ये रेडियो एक्टिव मटेरियल फोर्सफुली पृथ्वी के कोर से बाहर आने लगी, जिसकी वजह से एक बार फिर से ज्वालामुखी का निर्माण हुआ और इस तरफ ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी ने पृथ्वी पर मौजूद बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया और इसी बीच पृथ्वी पर मौजूद समुद्र के गहराई पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचे हुए थे, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करके अपने आप को और अधिक स्ट्रॉन्ग बना रहे थे और इसी बीच समंदर में छोटे छोटे पौधों का निर्माण हुआ जिसे फाइटोप्लैंक्टन भी कहते हैं। और जैसे जैसे धरती के भीतर की गर्मी ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ रही थी, वैसे वैसे हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा बढ़ने लगी, जिसकी वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगी और बर्फ फिर से पिघलने लगी। अब फिर से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने की वजह से फिर से एसिड रेन शुरू हुई और इस तरह पृथ्वी एक बार फिर से बर्फ से ढकने लगी और फिर से ज्वालामुखी का निकलना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, फिर एसिड रेन का होना और फिर बर्फ से पृथ्वी ढकना, ये बार बार होने की वजह से पृथ्वी पर मौजूद समुद्र की गहराई पर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म वातावरण के हिसाब से अपने आप को विकसित कर रहे थे और इसी बीच धरती पर मौजूद बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म विलुप्त हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जो ढलते हुए वातावरण के साथ खुद को ढालने लगे और वक्त के साथ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म समुद्री जीव में बदलने लगे और समुद्र में मौजूद छोटे छोटे पेड़ अब धीरे धीरे बढ़ने लगे और कई वर्षों तक ये सिलसिला चलता रहा, जिसकी वजह से बड़े बड़े जंगलों का निर्माण हुआ और वक्त के साथ अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ने लगी और इसकी वजह से ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज से करीबन 60 करोड़ साल पहले धरती पर मॉसस नामक एक पेड़ उगने लगा और वक्त के साथ धरती पर और भी अलग अलग तरह के पेड़ पौधे भी उगने लगे और एक वक्त ऐसा भी आया पेड़ों की लंबाई 8 से 10 फीट लंबी होने लगी और ये वो वक्त था जब समुद्री जीव समुद्र से बाहर निकलकर जमीनी जीव में तब्दील होने लगे और इस वक्त धरती की सारी जमीनें एक जगह जमा हो चुकी थी, जिसे हम पैंजिया नाम से जानते हैं और अब तक धरती का टेम्परेचर लगभग स्टेबल हो चुका था और अब धरती पर एक दिन करीबन 23 से 24 घंटे का हुआ करता था और अब समुद्री जीव जमीनों पर रहने लगे और वातावरण के साथ उनका रंग रूप ढलने लगा और वक्त बीतता गया और ये मिनी जानवर डायनासोर में बदलने लगे जो पेड़ों को खाते थे और आज से करीबन 20 करोड़ साल पहले धरती का ऊपरी सतह पेंजिया नामक 2 टुकड़ों में टूट गया और पेंजिया के 2 टुकड़ों में विभाजित होने की वजह से पृथ्वी का ज्यादातर ऊपरी सतह पानी के संपर्क में आ गए, जिसकी वजह से जंगलों का फैलाव बढ़ने लगा और इन जंगलों का फैलाव बढ़ने की वजह से डायनासोर अब और विशाल और बड़ा होने लगा और ये डायनासोर आने वाले हजारों सालों तक पृथ्वी पर राज किया और इस दौरान अफ्रीका से टूटा हुआ भारत सीधा आकर तिब्बत से टकराया और इस टकराव की वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और आज से कुछ करोड़ साल पहले पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा उल्कापिंड आकर टकरा गया और इस उल्कापिंड के पृथ्वी की सतह से टकराने की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सारे पेड़ पौधे और डायनासोर भाप बनकर उड़ गए और पृथ्वी पर भारी तबाही मच गई और धरती के चारों ओर धूल फैलने लगी, समुद्र में तेज बाढ़ आ गई और भूकंप और आग पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया और हानिकारक गैस और धूल की वजह से पूरी पृथ्वी नष्ट हो चुकी थी और इस प्रक्रिया में डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त हो गए। उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने की वजह से जो हानिकारक गैस का उत्पत्ति हुई थी, इसकी वजह से पृथ्वी एक बार फिर से एसिड रेन के चपेट में आ गया और एक बार फिर से पृथ्वी बर्फ से ढक गई, लेकिन इस बार बर्फ कई करोड़ों साल तक ढके नहीं रही बल्कि कुछ हजारों साल बाद ये बर्फ पिघलने लगी और इस वक्त जब बर्फ पिघलने लगे थे तब अफ्रीका में घने जंगल मौजूद थे और छोटे जमीनी जीव जो उल्कापिंड के वक्त जमीन के भीतर रहा करते थे अब ये जमीन से बाहर आने लगे और बंदरों में तब्दील होने लगे, लेकिन जैसे जैसे धरती गर्म होने लगी अफ्रीका का जंगल सूखने लगा, जिसकी वजह से इन बंदरों को अब खाने की कमी होने लगी। अब ये बंदर पैरों में चलने लगे खाने की तलाश में और पैरों के सहारे चलने की
वजह से इन बंदरों को दूसरे जानवरों का शिकार करके खाने में सहायता मिलती थी और धीरे धीरे ये बंदर एप्स यानी वानरों में परिवर्तित होने लगे और खाने की तलाश में ये एप्स धरती के दूसरे हिस्सों में भी फैलने लगे और धीरे धीरे इन वानरों का वहाँ का वातावरण के हिसाब से रंग रूप ढलने लगा और बाद में इन वानरों ने आग का भी आविष्कार किया और वक्त के साथ ये वानर इंसान के रूप में विकसित हुए और ये थी धरती का जन्म होने से लेकर मनुष्य का इस पर बसने का सफर। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट्स भरा वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।